नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश के कई राज्यों में फर्जी चिट फंड कंपनियां या फिर अनरेगुलेटेड स्कीम्स का धंधा चोरी छिपे खूब फल फूल रहा है। ये कंपनियां लोगों को लालच देकर और मशहूर लोगों से विज्ञापन कराकर अपने स्कीम के जाल में उन्हें फंसाती हैं और फिर लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई को लेकर गायब हो जाती रही। अब केंद्र सरकार ने ऐसी चिट फंड या स्कीम्स वाली कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद वो सभी डिपॉजिट स्कीम जो रेगुलेटेड नहीं है उसे अवैध माना जाएगा। ऐसी स्कीम चलाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। इसका संचालन करने वाले की संपत्ति जब्त की जा सकेगी। इस बिल में 3 तरह के अपराधों और उनकी सजा का प्रावधान है, जिसमें विज्ञापन देना, प्रमोट या ऑपरेट करना और अनरेगुलेटेड स्कीम के लिए पैसे इकट्ठे करना शामिल है। तो समझेंगे कि देश में किस तरीके से ये गोरखधंधा चल रहा है और मौजूदा कानून के तहत हम इसे रोक पाने में असमर्थ क्यों नजर आ रहे हैं और नए संशोधन के बाद इसमें किस तरीके का बदलाव दिखेगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। विपिन मलिक हैं, पूर्व निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक से। विपिन साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ ए के भट्टाचार्य जी हैं, संपादकीय निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पीयूष सिंह हैं, वकील हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। पीयूष, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में भट्टाचार्य सर आपसे करना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से और हम हाल में देखें अनरेगुलेटेड स्कीम या फिर जो चिट फंड कंपनियां फर्जी तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में खबरें आती थी और पिछले 1 दशक में कहा जाता है इनमें एक बाढ़ सी आ गई। क्या मौजूदा जो कानून हैं वो इसको रोकने में या उन्हें इस तरह के फर्जीवाड़े से हटाने में, दूर रखने में कमज़ोर दिखते हैं? देखिए, उद्देश्य तो वही है। इसका जो परिप्रेक्ष्य जो है वो देश में करीबन 3 तरह के ऐसे स्कीम चलते हैं। एक तो डिपॉजिट लेने के स्कीम चलते हैं, एक तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट लेती हैं, दूसरा है आपकी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज या चिट फंड्स लेती हैं, और तीसरा है आपका जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो होती हैं। तीनों जो स्कीम्स जो हैं, तीनों स्कीम्स के अलग अलग रेगुलेटर सरकारी नियमों के अनुसार दिए हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का आरबीआई है। अगर आप चिट फंड या मल्टी लेयर मार्केटिंग कंपनीज की जो डिपॉजिट लेते हैं वो जो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। और तीसरा जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत पाती है। पर समस्या ये आ रही थी कि ये जो तीनों जो आरबीआई का जो एनबीएफसी है उसका तो कोई आरबीआई देख रहा था, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम देख रहा था, और जो ये चिट फंड और मल्टीलेयर मार्केटिंग स्कीम्स और सारे जो बतेरे जो डिपॉजिट टेकिंग स्कीम्स है वो सिर्फ एक स्टेट का जो 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 पैसा डिपॉजिट ले रहा है वो दूसरे स्टेट से भी ले रहा है। तो स्टेट का जो एक रेगुलेटरी दायरा था वो बहुत सीमित लग रहा था। तो और ये जिसे हम कह सकते हैं ये सीमलेस नहीं था रेगुलेटर। तो सरकार ने का उम्मीद ये है कि इस कानून से वो 3 चीज देखेगी। एक तो है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इसको रेगुलेट कर सके, ऐसे स्कीम्स को जो अनरेगुलेटेड है, और उसके ऊपर जो मतलब उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जैसे आपने कहा कि जो डिपॉजिट जो है उसको ले सकें, वो कर सकें। दूसरा ये है कानून में कि डेजिग्नेटेड कोर्ट्स का स्थापना करना। और तीसरा ये है, वो बहुत बड़ा चीज़ है मेरे हिसाब से, वो है कि एक सेंट्रल डेटाबेस सारे देश के लिए जिसमें भी कौन कौन लोग किस तरह से डिपॉजिट ले रहे हैं, किस तरह से विज्ञापन दे रहे हैं और अनरेगुलेटेड है पर पैसे लिए जा रहे हैं। ये तीनों चीज में जो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स, एक सेंट्रल डेटाबेस और एक स्टेट लेवल में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाना, मैं ये मानता हूं कि इन तीनों चीज़ों के साथ साथ इस जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की जो एक अनुप्रेरणा है उसको उसकी मृत्यु हो जाएगी, समझ लीजिए आप। और जो कानून में जो कड़े प्रावधान किए गए हैं वो तो अलग ही बात है कि आप जो डिपॉजिट टेकर्स हैं उसको आप डिफॉल्टर मान के उसके सारे पैसे आप जब्त कर सकते हैं। मैं प्रावधानों पर भी आऊँगा, उससे पहले थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझना चाहूँगा विपिन मलिक जी, क्योंकि जब इस तरह की डिपॉजिट स्कीम्स की बात होती है, चिट फंड की बात होती है, तो 2 शब्द बहुत आते हैं, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड स्कीम्स। ये बेसिकली किस तरीके का फर्क है और क्या ये कहा जाए कि कंपनियां किसी एक स्कीम को लेकर जो रेगुलेटर से उनसे परमिशन लेती हैं
लेकिन उसके बजाय कुछ दूसरी तरह की स्कीम्स शुरू करती हैं और फंड कलेक्ट करती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। ये दोनों का डिफरेंस क्या है और जो रेगुलेटर्स की भूमिका अब तक हमने देखी है देश में, वो कितनी मजबूत या कमजोर रही है? देखिए साहब, एक्ट तो 3 है। पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक्ट है, उसके बाद प्राइस चिट फंड मनी सर्कुलेशन एंड बैनिंग एक्ट है, और फिर अब 2018 में जो बिल बताया गया, दैट इज अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018। तो आपने एक्ट तो बना दिए, लेकिन एक्ट जो हैं वो बने ही रह जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। चाहे वो सेबी हो, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट्स हो, जो कि मॉनिटर करना चाहिए जिनको, क्योंकि जो डिपॉजिटर है वो गांव में बसा हुआ है, उसको नहीं पता कि कौन सा एक्ट कहाँ लागू हो रहा है। जब तक ये सारी एजेंसीज पूरी एडवर्टीजमेंट्स इतनी नहीं करेंगी कि कोई भी डिपॉजिटर इन लोगों को पैसा नहीं दे सकता, और आप जब डिपॉजिट दें तो ये चीजें चेक करें, तब तक ये फ्रॉड होते रहेंगे। चाहे वो पीएसीएल का फ्रॉड हुआ हो, या सहारा का हुआ हो, या अब ये जो वेस्ट बंगाल में हुआ है शारदा चिट फंड। सो आपका ये कहना कि साहब ये आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट करने की बात ही नहीं है कि आप डिपॉजिट ले रहे हैं, चिट फंड चला रहे हैं, कोई उसको बॉदर नहीं कर रहा। वो समझ रहा है कि एक दूसरा रेगुलेटर इसको चेक कर रहा है, दूसरा रेगुलेटर वो पहला वाला चेक कर रहा है। सो कोई कंट्रोल नहीं है। ये चलता रहेगा जब तक प्रॉपर आप इसको प्रॉपर अनाउंसमेंट्स स्टेट में, सेंटर में, सारी एजेंसीज को अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए कि कोई भी पैसा रेज नहीं कर सकता जब तक कि आप ये चीजें चेक नहीं करें और इन लोगों को पैसा ना दें। तो क्या मौजूदा जो रेगुलेटर हैं, आप कह रहे हैं कि इस तरीके से बटा हुआ है, बंटवारा है राज्यों के बीच में, केंद्र में सेबी, आरबीआई, लोकल स्टार, जिसके चलते ये ग्रे एक एरिया बचा हुआ है कि कौन इसको रेगुलेट कर रहा है और इसका फायदा इस तरह की चिट फंड कंपनियां या फिर कुछ जो कंपनियों के शेयर होल्डर्स है वो उठाते रहे हैं? जी, ग्रे एरिया देखिए ना आप, ग्रे एरिया स्थायी तभी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल लाया गया। अब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल जो है वो तभी कामयाब होगा जब इसको आप प्रॉपर उसको पब्लिक की नॉलेज में लाएंगे। पब्लिक की नॉलेज में लाइए ना कि भाई ये लोग पैसा लेके भाग जा रहे हैं। आप गाजियाबाद में एक स्कीम चली, किसी ने चलाई थ्रू द इंटरनेट, क्रिप्टो करेंसी चलाई। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये लोग पैसा लेते हैं और भाग जाते हैं। सो हमें पब्लिक को एजुकेट करना है। एजुकेट करने के लिए प्रॉपर इन रेगुलेटर्स को प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करना है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा इनको रेगुलेटर्स को एजेंट लगाने चाहिए जो कि गांव-गांव में अनाउंसमेंट्स करें कि भैया अपना पैसा या तो बैंक में जमा कराइए, और अगर आप हायर इंटरेस्ट के लिए किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या अनरेगुलेटेड बॉडी को देना चाहते हैं तो ये चीजें चेक करिए। ओके, लेकिन भट्टाचार्य सर, जो स्कीम्स जिनके लिए परमिशन मिलती है, क्योंकि 9 मैं देख रहा था बोर्ड हैं जो कि अलग अलग दायरे में हैं और जो कि रेगुलेटर की भूमिका निभाते रहे हैं, किस तरीके से रेगुलेटेड स्कीम, अनरेगुलेटेड स्कीम्स, इनका डिफरेंशिएट अगर इसको मैं अगर अलग अलग देखना चाहूँ तो वो क्या है, और क्या इसी के बीच में ये पूरा खेल होता है चिट फंड का? सही कहा आपने। जो रेगुलेटेड स्कीम्स जो हैं आपके, वो उसका एक परमिशन मिलता है सरकार से, रेगुलेटर से परमिशन मिलती है। जैसे आपने कहा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का सेबी परमिशन देती है। अगर आप चिट फंड या प्राइस चिट फंड या मल्टी लेयर मार्केटिंग स्कीम के लिए आप डिपॉजिट ले रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में एक रेगुलेटेड बॉडी है जिससे आप परमिशन मिलता है आपको। अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है तो आरबीआई आपको परमिशन देता है। तो ये सारे जो आपकी जो रेगुलेटेड जो डिपॉजिट टेकिंग स्कीम्स हैं, इसमें एक रेगुलेटर भी है, रेगुलेशन भी है। पर समस्या ये आती है कि इसे ऐसे डिपॉजिट टेकिंग एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं जो रेगुलेशन में आते ही नहीं हैं, पर वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं,
वो लोगों को, आजकल तो इंटरनेट भी आ गया है, उसके ज़रिए से वो लोगों के पास जाते हैं कि भाई आपको बैंक में 5% 4% इंटरेस्ट मिलेगा, हम आपको 20% इंटरेस्ट देंगे आपको हम, तो उससे वो लुभा ले लेते हैं और कर लेते हैं। वो कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड हैं। ऐसे जो बॉडीज़ जो हैं, जो अनरेगुलेटेड जो हैं, उनका हम क्या करें अब? और वो क्या कर रहे हैं? वो स्टेट में कर रहे हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश में से भी पैसा ले रहे हैं। तो दिल्ली का जो 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 रेगुलेटरी बॉडी या पुलिस है, वो जाकर छापा मारेगा तो जो उत्तर प्रदेश के लोग, तो रेगुलेटरी एक वैक्यूम है मेरे ख्याल से, और इसी वैक्यूम को बंद करने के लिए मैं मानता हूं कि इस कानून को लाया जा रहा है, जिससे कि सिर्फ एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो है वो एक सेंट्रल डेटाबेस से लिंक्ड होगा। वो सेंट्रल डेटाबेस सेंटर मेंटेन करेगी और डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होंगे, और जो आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो होगी वो उनके साथ सारे डिफरेंट स्टेट्स में एक तालमेल होगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि जो एक लैक ऑफ रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन जिसे हम कह सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी वाले के साथ अगर बैंक रेगुलेटर का एक पहले के जो कोऑर्डिनेशन का जो एब्सेंस था, उसके लिए अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम लाया गया है। तो सिमिलरली इसी एरिया में भी सरकार ने इस कानून के ज़रिए ये कर रही है कि एक ऐसा एक कानून बनाया जाए जिससे कि सारे जो स्कीम्स जो हैं, जो किसी भी ये 3 स्कीमों के अंदर नहीं आते हैं, उनके ऊपर कैसे रोक लगाया जाए। पीयूष, क्योंकि आप कानूनी मामलों को देखते हैं, जो मौजूदा हमारे पास नियम है और इसे देखते हुए अब तक इस तरह की स्कीम्स चलाने वाले या फर्जीवाड़ा करने वाले या उसको प्रचार करने वाले जी, उनको लेकर ये कानून कितना सख्त नजर आता था, और अदालत की चौखटों पर जी, वो निवेशक के हितों को पूरा नहीं करता रहा, ये हम सब ने देखा है। ऐसा क्यों? जी देखिए, इसमें 1978 का भी एक कानून है जो इस डिपॉजिट स्कीम से रिलेट करता है, बट ये अनरेगुलेटेड जितने डिपॉजिट है उसको कवर नहीं करता था वो कानून। दूसरा, जैसे भट्टाचार्य साहब ने कहा कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है, जो सेबी रेगुलेट कर रहा है, उसके अंदर भी सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कौन कौन सी इलीगल है उसके भी काफ़ी सारे नियम कानून बना रखे हैं। एक 2012 में एक पीएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सेबी से पूछा गया कि कितनी सारी इस तरह के ऐसे चिट फंड्स हैं, ऐसी पॉन्जी स्कीम होती हैं। तो सेबी ने कहा कि कुल 400 मुकदमे हमने इलीगल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में डाले गए, बाकी 1000 मुकदमे ऐसे थे जो हमारे कानून के दायरे में आते नहीं, और हमने एक स्टेट अथॉरिटीज़ को दे दिया गया, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो अब तक हो क्या रहा था कि जितने भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट हो रहे थे, या तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत सेबी उसके ऊपर कंपनियों के ऊपर कार्रवाई कर रहा था, उन पे स्टे ऑर्डर लगा रहा था, या जैसे स्टेट अथॉरिटीज उसके ऊपर एक्शन लेती थी। अगर वो हम कहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कर रही थी तो आरबीआई के पास इंक्वायरी जाती थी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती तो सेबी के पास जाती थी। तो उन इंक्वायरी के जरिए एक जो अथॉरिटी थी, एक कॉमन अथॉरिटी, इन तरह के अनरेगुलेटेड स्कीम्स को देखने के लिए कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी। अब जो कानून के अंदर प्रावधान आया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से ठगा जाता है, वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर सकता है। इस तरह के सारे ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल इन नेचर, मतलब इसमें जमानत नहीं मिलेगी, और कॉग्निजेबल है। तो मतलब पुलिस को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। पुलिस कॉग्निजेंस लेते ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इसके बारे में बताएगी। ये भी इस एक्ट के, इस बिल के अंदर प्रावधान है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जैसे ही वो रेफरेंस पुलिस का आएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अब हमें दूसरी देखने वाली चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर, जैसे मलिक साहब ने बहुत राइटली कहा कि इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता बहुत मिसिंग है हमारे देश के अंदर। ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जो हम कह रहे हैं, ये आई ही आर्थिक वर्ग से जो कमज़ोर लोग हैं, जिन लोगों के ना बैंक खाते हैं, ना लोगों को समझते कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो ये नहीं जानते कि पीपीएफ में पैसे कैसे जमा किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते। तो वो ये नहीं जानते हैं कि अगर उनके पास पैसा है, चाहे 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 15,000 रुपये हो, उसको कहाँ लगाया जाए, फिक्स डिपॉजिट में लगाया जाए, पीपीएफ में। उनके पास इसकी कोई जागरूकता नहीं है। और कोई भी उनका रिलेटिव, कोई भी एजेंट उनके पास आता है, उसके लिए एक तरीका बन जाता है। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात की गई, जैसे बाकी किसी भी पॉन्जी स्कीम के बारे में बात की, उसमें इसी तरह से होता है, एजेंट्स बना दिए जाते हैं हर जगह पे, और उस तरह से ये फ्रॉड किया जाता है। इस कानून के अंदर मेन, जैसे मैंने बताया कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल एक पार्ट है। ऑपरेशन, प्रमोशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मल्टी मार्केटिंग स्कीम और अ नॉन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, एडवर्टीजमेंट एंड एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, इन चारों चीज़ों को ऑफेंस बनाया गया इस एक्ट के अंदर। अब तक ये नहीं था, अभी तक नहीं था इन चारों चीज़ों को। तो आप मान लीजिए एडवर्टीजमेंट, मतलब आप अगर व्यापार उसका किसी भी तरह से आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, उन चारों तरह को आपने उसको ऑफेंस बनाया गया। दूसरी सबसे अच्छी बात इस बिल की ये है
इसमें अनरेगुलेटेड डिपॉजिट नहीं, रेगुलेटेड डिपॉजिट के अंदर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ अगर कोई भी डिपॉजिट लिया गया, इवन दैट इज कवर्ड इन द बिल। मतलब अगर रेगुलेटेड डिपॉजिट है, किसी एक्ट के प्रावधान से कंपनी काम कर रही है, लेकिन उसका इंटेंशन था फ्रॉडुलेंट और वो पैसा उस ब्याज दर से वापस देने का नहीं था, वो भी इस बिल के अंदर कवर्ड है। सो इट इज अनरेगुलेटेड डिपॉजिट ऑल्सो, रेगुलेटेड डिपॉजिट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन वो भी कवर्ड है इसके अंदर। अगर किसी ने लोगों को ठगने की नीयत से ही पैसा लिया लोगों से और वापस नहीं कर पाए, तो वो भी इस एक्ट के अंदर कवर्ड है। बड़े साहब, ये बहुत बड़ा हाँ, मैं इसी में जानना चाहता था, ये किस तरीके से इसका मिसयूज अब तक हमने देखा है कि तमाम कंपनियों ने किया। देखिए, अब ये जो कह रहे हैं कि अब रेगुलेटेड है, रेगुलेशन में आ गया है, परमिशन भी आपने ले लिया है, पर आपने जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में आपके इंटेंशंस जो हैं, आपने जो रेगुलेशन या अप्रूवल्स हैं उस हिसाब से आपने नहीं किया है। जो आपको अप्रूवल्स मिले हैं उसके बजाय आपने और कुछ कर लिया है, तो आपकी जो फ्रॉड की जो एक इंटेंशन जो है, आपकी जो मंशा जो है, उसको पकड़ के सरकार अब और या पुलिस के पास आप जा सकते हैं, या पुलिस आकर एक अपना ऑटोमेटिकली एक एक्शन ले सकती है। क्योंकि इन्हें और एक बात कही, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया। कॉग्निजेबल का ऑफेंस का मतलब ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट will play a very important role and police can come and take note of it without even any complaint. ओके, अगर कंप्लेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई डिपॉजिट ले रहा है तो पुलिस एज ए लॉ इन्फोर्सर कैन टेक सो मोटो एक्शन। सो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने का मतलब जो कानून का दायरा बहुत बढ़ गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों चीज़, और उसके साथ मैंने जो पॉइंट बताया कि सेंट्रल डेटाबेस का जो इस्तेमाल होगा वो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि सेंट्रल डेटा इस वक्त हमारे पास क्या है, हमारे पास 30 प्रदेशों में कौन कहाँ पे क्या डिपॉजिट ले रहा है, कौन किसके पास मालूम है, कुछ नहीं है। अब सरकार इस कानून के तहत एक सेंट्रल डेटाबेस बनाएगी, वो ऑनलाइन डेटाबेस रहेगा, उसको हर स्टेट का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक्सेस कर सकेगा। ओके, तो इसका एक दायरा बहुत बड़ा बढ़ जाएगा और मजबूत कर दिया गया। मजबूत कर दिया गया। मलिक साहब, जो नए प्रावधान है, संशोधन जो किया जा रहा है, जिस पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है, इन नए प्रावधानों के बाद ये कानून किस तरीके से आपको दिखता है और कितना मजबूत पहले से? कविन जी, कानून तो पहले भी बड़े मजबूत थे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत पुअर होती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने मार्केट्स में देखा होगा, जो शॉपकीपर्स हैं वो एक चिट डालते हैं, मंथली चिट होती है उनकी 3-3 साल की। तो वहां भी ऑक्शन होती है कि आज चिट किसने उठानी है। क्या ये इस कानून के अंदर वो चिट रेगुलेट हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो रेगुलेट हो सकती है। इसी आप कानून बनाते जाइए और उसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो तो उस कानून का कोई फायदा नहीं है। कानून बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन सिंपल कानून बनाइए। लेकिन और पब्लिक को आप एजुकेट करिए कि भाई ये डिपॉजिट जो हैं लेने से पहले, मैं जब पहले भी कहा कि लेने से पहले आप ये चीजें चेक करिए कि ये लोग डिपॉजिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या ये लोग चिट चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, ये कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम तो नहीं चला रहे। जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे पुअरेस्ट को, तब तक ये कानून जितने मर्जी ले आए, इनका कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन मलिक साहब, एक पक्ष हो सकता है कि हम लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें, लेकिन सवाल ये कि अगर कोई इस तरीके की स्कीम्स को चला रहा है और अगर पुलिस के पास या अथॉरिटीज़ के पास इस तरह के अधिकार आ जाते हैं कि सो मोटिव वो कार्रवाई कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसे रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है? नहीं, ये कदम तो बहुत अच्छा है, मैं मना ही नहीं कर रहा, ये कदम बहुत अच्छा है। लेकिन कितने थानों में ये केस रजिस्टर होगा? क्या ये थाने इक्विप हैं ये समझने के लिए कि ये डिपॉजिट स्कीम क्या थी, चिट फंड स्कीम क्या है, एक्ट क्या है? यहां तो थानों को भी एजुकेट करिए। थाने अनएजुकेटेड है इस मामले में। आप हर काम पुलिस को ही दे देंगे क्या? पुलिस स्टेट बनानी है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने पुलिस स्टेशन को पावर देनी है तो पुलिस स्टेशन को एजुकेट तो करिए। एक कांस्टेबल को या सब इंस्पेक्टर को क्या पता है, हो सकता है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ने पैसा जमा करा रखा हुआ। ओके, आप पिछले जितने भी फ्रॉड हुए हैं उसमें देखिए कि किन किन लोगों ने पैसा जमा कराए हैं। हर स्टेट पुलिस के पास एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होता है।
पुलिस के पास भी एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग डिफरेंट है, हर स्टेट में, हर थाने में नहीं होता, पर स्टेट में होता है। मेरा मानना है कि एक ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को और भी सक्रिय होना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ इस कानून के तहत जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कोर्ट्स बनाने की बात कही है, इसमें भी आप नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए हमें कि इस कानून के अंदर डेजिग्नेटेड कोर्ट्स का बनाने का एक प्रावधान भी किया गया है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके मैं मानता हूँ। कविंद्र जी, मैं मलिक साहब जी का बहुत एक रेलेवेंट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन मेरा एक मानना है कि हम यूजुअली कोई भी कानून आता है हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन सरकार के ऊपर है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन सरकार कानून बना सकती है। स्टेट अथॉरिटीज़, पुलिस हो, कोई भी टैक्स अथॉरिटीज़ हो, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी कानून की इम्प्लीमेंटेशन हर एक जागरूक नागरिक की है। मेरी, आपकी, हम सब की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वो है। हम कोई भी कानून बनता है हम ये नहीं कह सकते, जो एक लैटिन की कहावत है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। तो हम सबकी उसको जागरूकता, हम सबको उसको इम्प्लीमेंट करने में उतना ही भूमिका निभानी पड़ेगी जितना शायद एक सिपाही को, एक थानेदार को या एक प्रधान सेवक को उसमें निभानी पड़ेगी। सबको बराबर भूमिका निभानी पड़ेगी, अदरवाइज कोई भी कानून फेल हो सकता है किसी भी देश के अंदर। तो इस तरह के कानून के लिए इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात आती है, मेरा मानना है कोई भी कानून बनने से, कानून के दो पर्पस होते हैं, एक प्रिवेंटिव पर्पस होता है कानून बनाने का, एक डेटरेंट पर्पस होता है। तो कोई भी कानून अगर प्यूनिटिव नेचर का आता है, डेफिनेटली डेटरेंट पर्पस तो बनता है, क्योंकि उस कानून में अगर इस तरह के प्रावधान है कि कंपनी पे फाइन लगेगा, कंपनी के डायरेक्टर्स या उसके कंपनी के एजेंट्स तक जेल में जा सकते हैं, तो मेरा मानना है कि रैदर देन रेगुलेटिंग इट, इस तरह का कानून बनने से एक डर बैठता है। लोग जो फ्रॉड करना चाहते हैं, इस तरह की स्कीम्स रन कर रहे हैं, वो उस तरह का एक डेटरेंट बनता है, उस तरह की स्कीम्स काफी हद तक रुकती हैं। दूसरा, ऑटोमेटिकली अवेयरनेस के लिए इस कानून के अंदर भी प्रावधान है। तो उस तरह से हम इसको, मेरे हिसाब से इस कानून का एक, चाहे एक छोटा कदम हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये कानून। एक आखिरी सवाल पीयूष कि जिस तरीके से हमने पहले देखा, मैं अलग अलग मामले, जो बड़े मामले देश के अलग अलग राज्यों में हुए हैं, जी जी, कि कोई भी मामला हुआ तो किसी एक राज्य की सीमा में नहीं था, अलग अलग राज्यों तक फैला। जी, कंपनी जहां पर रजिस्टर्ड है जी, और जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो किसी दूसरे राज्य से उसको ऑपरेट करते रहे। ये एक बड़ा लकूना दिखता था पुराने कानून में, उसको पकड़ने को लेकर, और ये इन सब का खास ख्याल रखा गया है। इस कानून के अंदर एक रेफरेंस दिया गया है कि अगर कोई भी क्राइम एक से ज्यादा स्टेट में होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एक पावर रहेगी सीबीआई को रेफर करने के लिए। और जहां पे भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर रेफरेंस दे दिया, कोई भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक से ज्यादा स्टेट में है, तो वो सीबीआई को रेफरेंस दे सकती हैं और उस केस के अंदर वो मैटर सीबीआई के पास जाएगा। दूसरा ऐसा केस रहेगा जहां पे भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, चाहे वो एक ही स्टेट में हुआ हो, अमाउंट इतना ज्यादा सब्सटेंशियल है जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वो अमाउंट को डिफाइन नहीं किया गया है, वो 100 करोड़ भी हो सकता है मेरे ख्याल से एक बिहार जैसे स्टेट में, और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में वो 500 करोड़ भी हो सकता है। तो उसको अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है किसी स्टेट के अंदर, और एक ही स्टेट के अंदर भी है, तब भी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सीबीआई को दे सकता है। तो इस तरह के मेरे ख्याल से प्रावधानों के लिए स्पेशल ख्याल रखा गया है, और उसके अंदर रेफरेंस है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रचार सर, क्योंकि गरीब जो जनता है उसको, वो सोचती है कि उसका पैसा सुरक्षित जा रहा है, लेकिन जब इस तरह के कानून बन रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जो आर्थिक अपराध गांव देहात कस्बों की तरफ भागता था शायद कमज़ोर पड़ेगा। उम्मीद करनी चाहिए, पर मैं इस मामले में ये भी कहूँगा कि जागरूकता बनाने का भी जो उत्तरदायित्व है वो सरकार के भी ऊपर आता है, क्योंकि सरकार को ये भी देखना है कि वो किस तरह से आम जनता को और भी ज़्यादा जागरूक कर सके, विज्ञापन के तरह या कम्युनल कंसल्टेशन के तरह कम्युनिटी करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस कानून की बारीकियां और कानून में संशोधन के बाद ये कितना मजबूत होगा ये समझाने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था ट्रेड वॉर और भारत को लेकर। अदिति लिखती हैं कि अमेरिका और चीन के बाद दूसरे देश भी व्यापार युद्ध में शामिल हो सकते हैं और संरक्षणवादी नीतियां वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकती हैं। ये संरक्षणवादी नीतियां आमतौर पर कमजोर देशों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। रूप सिंह लिखते हैं कि तकनीक, नवाचार और निवेश के साथ संतुलित रणनीति से काम लिया जाए तो निश्चित रूप से ट्रेड वार का भारत को फायदा मिलेगा। साथ ही चीन जैसे देशों के साथ व्यापार घाटा पाटने का मौका भी मिलेगा। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।